नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कवर करने वाले हैं। ध्यान से पूरे सेशन को आप अटेंड कीजिएगा। आप किसी भी स्टेट के जुडिशरी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें अगर आपका मैं बात करूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, अगर मैं बात करूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो आपका जो सोर्सेज है, सोर्सेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इस पूरे सेशन में हमने जो की आपके एस्पेक्ट्स हैं उसको कवर कर रखा है। द आर्किटेक्चरल फाउंडेशंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ग्लोबल सोर्सेज, स्ट्रक्चर, पिलर्स एंड कोर डॉक्ट्रिन्स। अगर मैं बात करूं हमारे सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इसको लेकर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने, चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी जो कि हमारे थे, उनका क्या कहना था। उन्होंने कहा था, देयर इज़ नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ इन बोरोइंग, इट इन्वॉल्व्स नो प्लेगरिज्म, नो बडी होल्ड्स एनी पेटेंट राइट्स इन द फंडामेंटल आइडियाज़ ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। इसमें कहीं किसी प्रकार के संकोच की कोई बात नहीं है यहाँ पर, है ना। कुछ गलत तो नहीं हुआ अगर हमने अलग अलग देशों के संविधान से, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से, वहाँ के मैकेनिज्म से जो बातें हमें सही लगी, उन्हें अगर हमने शामिल किया हमारे संविधान के तहत, तो इसमें कोई संकोच या संदेह वाली बात नहीं है। दूसरी बात कि इट इन्वॉल्व्स नो प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म का मतलब कॉपी। क्या मतलब होता है इसका? कॉपी। तो हमने कोई कॉपी नहीं किया, है ना। क्योंकि ये सारे यूनिवर्सल मैकेनिज्म हैं, फंडामेंटल मैकेनिज्म हैं। किसी भी देश के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सारी चीज़ें आवश्यक होती हैं, और जो हमें सही लगा उसे हमने शामिल किया, ठीक है। नो बडी होल्ड्स एनी पेटेंट राइट्स। एग्जैक्टली, कोई पेटेंट राइट किसी का नहीं है इस पर। अगर ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करें, तो ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज अपॉइंटेड ऑन 29 अगस्त 1947 बाय द, किसके द्वारा? सबसे पहले ड्राफ्टिंग कमेटी का अपॉइंटमेंट कब हुआ था? इसका अपॉइंटमेंट हुआ था 29 अगस्त 1947। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 29 अगस्त 1947, ठीक है। बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू ड्राफ्ट। किस बात के लिए अपॉइंटमेंट हुआ था ड्राफ्टिंग कमेटी का? तो टू ड्राफ्ट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान को ड्राफ्ट करने के लिए, ठीक है। इट इज़ लेड बाय चेयरमैन, यानी चेयरमैन कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, और कुल 7 मेंबर्स थे इंक्लूडिंग चेयरमैन। कितना वक्त लगा था इस संविधान को तैयार करने में? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक 2 years 11 months and 18 days to complete the historic task of drafting the Indian Constitution। अब 2 डेट को याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान तैयार हो गया था और इसे हमने अपनाया था, ठीक है। कब इसे अपनाया था संविधान को? तो 26 नवंबर 1949 को हमने हमारे संविधान को अपनाया था, और जो हमारा संविधान लागू हुआ था वह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोर सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, लॉन्गेस्ट ब्रिटिश एक्ट। जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो लॉन्गेस्ट ब्रिटिश एक्ट था। 321 सेक्शंस थे और 10th शेड्यूल्स थे इसमें। सोर्स फ्रॉम साइमन कमीशन एंड थर्ड राउंड टेबल। इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स है साइमन कमीशन एंड थर्ड राउंड टेबल। इस्टेब्लिश्ड, इसके तहत क्या हमने शामिल किया? तो ये फीचर शामिल किया हमने, फेडरल लेजिस्लेचर, इसमें कि आपका बाई कैमरल है, ठीक है। यानी कि अगर सेंटर की बात करें तो यहाँ पर क्या है आपका? लोकसभा है ना, फिर राज्यसभा है ना, राज्यसभा। अगर बिहार की बात करें तो विधानसभा है, विधान परिषद है। इस्टेब्लिश प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड गवर्नर्स ऑफिस, ठीक है। गवर्नर ऑफिस की बात करें या फिर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात करें, तो यह भी हमने जो फीचर कहाँ से लिया? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया। इस्टेब्लिश्ड पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जुडिशरी, ये सारी चीज़ों को हमने कहाँ से शामिल किया? तो गवर्नमेंट ऑफ
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने शामिल किया। अब जो आपका फेडरल लिस्ट था, अब ये 7th शेड्यूल में है ना, प्रावधान दिया हुआ है कैसे, स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है ना, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, फिर रेजिडरी लिस्ट, ये सारी चीज़ें। अब देखिए फेडरल लिस्ट 59 आइटम्स थे आपके, फिर प्रोविंशियल लिस्ट में 54 आइटम्स थे आपके, रेजिडरी पावर हैंडेड टू द वाइसराय था, कंकरेंट लिस्ट था 36 आइटम्स थे। तो यह सारा फ्रेमवर्क तैयार हो रहा था। एक दिन का या 2 दिन का है ना कोई काम नहीं होता। संविधान तैयार करना अपने आप में सबसे ज़्यादा किसी भी राष्ट्र निर्माण में वहाँ के संविधान की सबसे बड़ी भूमिका होती है ना। कितना भी कोई विद्वान हो, उसे कह दिया जाए कि भाई इतने समय में, इतने टाइम फ्रेम में तैयार कर दो, वक्त लगता है, एक पूरा मैकेनिज्म होता है, सारी चीज़ें, प्रॉपर डिस्कशन होता है। द पार्लियामेंट्री पिलर यूनाइटेड किंगडम, यह हमने सोर्स कहाँ से लिया, सबसे इंपॉर्टेंट, द पार्लियामेंट्री पिलर ये लिया हमने यूनाइटेड किंगडम से लिया। सर देख लेते हैं इसको भी, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो फीचर आप देखते हैं हमारे संविधान में, वो हमने लिया यूनाइटेड किंगडम से लिया। गवर्नड बाय पीएम लेड कैबिनेट, प्रधानमंत्री हैं और उनका कैबिनेट है, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अभी जो हमारा सिस्टम है पूरा, उसमें क्या है, हमारे हेड ऑफ गवर्नमेंट है वो क्या है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, और हेड ऑफ स्टेट नॉमिनल प्रेसिडेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट की बात करें तो इट इज़ लेड बाय पीएम, नॉमिनल प्रेसिडेंट, हेड ऑफ स्टेट वर्सेस पीएम हेड ऑफ गवर्नमेंट। एसेंशियल रोल ऑफ अपोजिशन पार्टी, जहाँ की जो अपोजिशन पार्टी है, लीडर ऑफ अपोजिशन आप देखते होंगे। तो ये सारे फीचर जो लिए गए हैं ये हमारे यूनाइटेड किंगडम से लिए गए हैं। फिर सिंगल सिटीजनशिप की बात करें तो हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप है। ये नहीं कि आपको एक केंद्र की आपको नागरिकता लेनी है और एक आपको राज्य की अलग नागरिकता लेनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ओनली इंडियन पॉलिटिकल सिविल राइट्स रिकॉग्नाइज, नो डुअल सिटीजनशिप, नो स्टेट सिटीजनशिप। ऐसा नहीं कि हर राज्य की अपनी नागरिकता है, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। या सेंट्रल की, केंद्र सरकार की अपनी पॉलिसी है सिटीजनशिप को लेकर, स्टेट की अपनी पॉलिसी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। द रूल ऑफ लॉ, आर्टिकल 14 क्या कहता है, द स्टेट इज गवर्न बाई लॉ नॉट पीपुल, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ इंक्लूडिंग लॉ मेकर्स। अब इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये 2 कॉन्सेप्ट हैं आपके। अगर मैं बात करूं इक्वलिटी बिफोर लॉ की, किसकी, तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो ये आपका ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका ब्रिटेन से लिया गया, इक्वलिटी बिफोर लॉ। ब्रिटिश कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इट इंप्लाइज द एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज फॉर एन इंडिविजुअल एंड इंश्योर्स एवरीवन इज सब्जेक्ट टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड। लेकिन वहीं अगर आपका मैं बात करूं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की, तो ये आपका यूएसए से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, एन अमेरिकन कॉन्सेप्ट, इट मीन्स दैट like should be treated alike. It requires that laws apply similarly to people in similar circumstances, allowing for reasonable non-arbitrary classification. इसका मतलब ये हुआ, देखिए यहाँ पर तो कहा गया है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष हर कोई बराबर है, लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट हो जाता है। इसका कहना है कि कोई ऐसा वर्ग जो थोड़ा पिछड़ा हुआ है, उसको आपको थोड़ा सा उसके लिए स्पेशल आपको ट्रीटमेंट देना होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद बात करें लेजिस्लेटिव मैकेनिक्स की, तो लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स, जिसमें कि हमारा प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड द इंस्टीट्यूशनल रोल ऑफ द स्पीकर, ये सारी चीज़ें हमने यूनाइटेड किंगडम से लिया हुआ है। अब बात आती है डीप ड्राइव, द 5 प्रेरोगेटिव रिट्स को भी समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत आप रिट में जा सकते हैं, और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत जा सकते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से रिट्स हैं, तो हैबियस कर्पस है आपका, ठीक है। हैबियस कर्पस का मतलब क्या हुआ, प्रोड्यूस द डिटेन्ड पर्सन बिफोर द कोर्ट। कोई व्यक्ति है जिसको कि इलीगली डिटेन्ड किया गया है, उसे गलत तरीके से कहीं गिरफ्तार करके रखा गया है ना, या फिर किसी ऐसी जगह उसे रखा गया है जहाँ से वह बाहर नहीं आ सकता, उसे कैद करके रखा गया है अवैध तरीके से, तो उसके रिलीज़ के लिए, रिलीज इफ़ डिटेंशन इज़ फाउंड इलीगल, ठीक है। अगर पुलिस के द्वारा ही क्यों ना उसे गिरफ्तार किया गया हो, तो यह माना जाएगा कि उसे इलीगल तरीके से कहीं पर कैद करके रखा गया है ना। मैंडमस, ऑर्डर टू एन इंफीरियर एंटिटी, कंपेल अ लोअर कोर्ट अथॉरिटी टू परफॉर्म अ पब्लिक ड्यूटी। देन आफ्टर आपका सर्शियोरेरी, ऑर्डर टू एन इंफीरियर कोर्ट,
सर्शियरी के तहत क्या होता है, जो इन्फीरियर कोर्ट होते हैं, ठीक है, जो लोअर कोर्ट होते हैं, उनको आदेश दिया जाता है किस बात के लिए, क्वाश एन ऑर्डर ऑलरेडी पास्ड। देन आफ्टर प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन मतलब ऑर्डर टू अ लोअर कोर्ट स्टॉप द कंटिन्यूएशन ऑफ ऑन गोइंग प्रोसीजर्स। देन आफ्टर आपका क्यो वारंटो, रिस्ट्रेंट ऑर्डर, ये आपका एक तरीके से अथॉरिटी से रिलेटेड है। उसमें पूछा जाता है कि व्हाट इज़ योर अथॉरिटी, आपका पोजीशन क्या है, आप जिस पोस्ट के लिए आप कहते हैं कि इस पोस्ट पर हूँ, इस पद पर मैं स्थापित हूँ, तो किस अथॉरिटी के तहत हैं आप। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि कई बार लोग फेक ऑफिशियल्स बन जाते हैं, वो खुद को आईपीएस बताते हैं या किसी विभाग में कार्यरत बताते हैं, है ना। तो जब संदेह होता है तो वहाँ पर उनसे सवाल किया जाता है, तो उसी के तहत क्यो वारंटो, रिस्ट्रेंट ऑर्डर, प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू। देन आफ्टर अगर बात करूँ मैं द राइट्स एंड जस्टिस पिलर की, तो ये आपका कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका यूनाइटेड स्टेट्स से लिया गया है। इसमें कोर राइट है आपका आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 32, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। ये है आपका फंडामेंटल राइट्स इंश्योरिंग इक्वल सोसाइटल स्टैंड्स एंड इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ, ऑल्सो इंट्रोड्यूसेस द प्रीएम्बल कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव की बात करें तो प्रेसिडेंट एज सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज and the electoral college system, the president of India is elected indirectly by an electoral college as per article 54 of the constitution। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो बात है, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज, ये सारे सिस्टम जो है, ये एग्जीक्यूटिव फीचर जो है, ये हमने यूनाइटेड स्टेट्स से लिया हुआ है। चेक्स एंड बैलेंस आर्टिकल 61 एंड आर्टिकल 124 का प्रोवाइजो 4, इसके तहत क्या किया है हमने, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट की बात कही गई है यहाँ पर, एंड रिमूवल ऑफ जजेस रिक्वायरिंग स्पेशल पार्लियामेंट्री मेजोरिटी फॉर प्रूव्ड मिसबिहेवियर, यानी कि इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट और रिमूवल ऑफ जज, यह भी हमने कहाँ से लिया है, तो यूनाइटेड स्टेट्स से लिया है। फंडामेंटल राइट भी हमने यूनाइटेड स्टेट्स से लिया है। जो प्रेसिडेंट को सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्स का जो आपको यहाँ पर दिया गया है पावर, और इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम जो है, यह भी हमने यूनाइटेड स्टेट्स से लिया हुआ है। और जुडिशियल इंडिपेंडेंस की बात करें तो यह भी हमने यूएसए से लिया है। इसके तहत सेपरेशन ऑफ ब्रांचेस एंड जुडिशियल रिव्यू, पावर टू न्यूलिफाई अनकॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, जुडिशियल रिव्यू आपका आर्टिकल 13 में जाइए आप, वहाँ पर जुडिशियल रिव्यू होता है। उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज लिमिटेड, बेसिक फीचर्स कैन नॉट बी अल्टर्ड। बिल्कुल पार्लियामेंट है, उसको अमेंडमेंट का पावर है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। इसको लेकर जो बेसिक स्ट्रक्चर शील्ड है वो है आप, उसके तहत जो आर्टिकल 368 है, इसके तहत आप जाके इसको आप क्रॉस नहीं कर सकते हैं, इसके आगे आप नहीं जा सकते हैं। इसको लेकर कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है। 1964 में सज्जन सिंह का है, जस्टिस मुधोलकर डिसेंट फर्स्ट चैलेंजेस द आइडिया दैट एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अमेंडेबल, पहले मामले में कहा गया। देन आफ्टर आपका गोरखनाथ का केस आता है, सुप्रीम कोर्ट रूल्स पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन टू टेक अवे अ सिटीजन्स फंडामेंटल राइट्स। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्लियर कर दिया, फंडामेंटल राइट क्या है, आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, पार्लियामेंट कोई भी कानून बना के इससे आपसे नहीं छीन सकता है। केशवानंद भारती केस 1973 का, लैंडमार्क 13 जज रूलिंग इस्टेब्लिशेस दैट द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड टू अफेक्ट इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। यही है आपका बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी की जब भी बात आती है आपका, तो आपका केशवानंद भारती का केस आ जाता है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। देन आफ्टर 1975 का समय आया था, बहुत कुछ हुआ था इस वक्त, आपका इमरजेंसी टेस्ट, ठीक है, अटेम्प्ट टू बाईपास डॉक्ट्रिन वाया 39th अमेंडमेंट, चीफ जस्टिस राय कन्वेंस 13 जज बेंच टू रिव्यू केशवानंद भारती केस को रिव्यू किया था, बट इज़ नैरो डाउन, अमेंडमेंट्स स्ट्रक डाउन। फिर इसको क्या हुआ, अमेंडमेंट, ये जो सारी चीज़ें होती चैलेंज हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में गया था, और उसके बाद यह जितना भी अमेंडमेंट किया गया था संविधान में, उसको रद्द कर दिया गया था, स्ट्रक डाउन कर दिया गया था। द सोशियो इकोनॉमिक कंपास आयरलैंड, ये हमने कहाँ से लिया, आयरलैंड से लिया। क्या लिया आयरलैंड से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो पार्ट 4 में आपका दिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि आपका सोशलिस्ट डायरेक्टिव से प्रभावित है, लिबरल इंटेलेक्चुअल डायरेक्टिव से प्रभावित है, और गांधीयन डायरेक्टिव से प्रभावित है। अब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, यह नॉन जस्टिसेबल है, ठीक है, यानी कि अगर जो बातें इसमें दी गई हैं वो आपको अगर प्रोवाइड नहीं कराया जाता है, तो इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट में आप चैलेंज इसे नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट के लिए अगर उसका वायलेशन होता है, या जो बातें उसमें प्रोवाइड की गई हैं वो अगर आपको नहीं दिया जाता है, वो फैसिलिटी सुविधा आपको नहीं मुहैया कराई जाती है, तब आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं,
फंडामेंटल राइट के मामले में। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के मामले में आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कहीं भी इसके लिए आप नहीं जा सकते। ये नॉन जस्टिसेबल राइट है, ये एक डायरेक्टिव है, एक दिशा निर्देश है कि ऐसा ऐसा गुड गवर्नेंस में करना चाहिए, ठीक है, एक काइंड ऑफ गाइडलाइन है। स्ट्रक्चर बोरोइंग्स, देन आफ्टर आपका मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा, यह सारी चीज़ें हमने कहाँ से लिया? तो आयरलैंड से लिया, ठीक है। देन आफ्टर आपका द फेडरल ब्लूप्रिंट, यह लिया हमने कनाडा से। आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द स्टेट। अगर स्टेट की डेफिनेशन आपको समझनी है तो आर्टिकल 12 को देखिए, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। देन आफ्टर आर्टिकल 13 आपका जुडिशियल रिव्यू की बात करता है। फॉर द पर्पज ऑफ पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स ensuring they are enforceable against state action, it includes the executive and legislature of the union and state local authorities, example पंचायत। अब देखिए आर्टिकल 12 जो स्टेट की डेफिनेशन है उसमें कौन कौन शामिल होते हैं स्टेट का मतलब? स्टेट का मतलब क्या, सिर्फ यूपी बिहार यही स्टेट होता है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। ये सारे स्टेट, अलग अलग स्टेट को मिला के, जितने भी स्टेट्स हैं इनको मिलाकर एक स्ट्रॉन्ग सेंटर बनता है हमारे यहाँ। बिना राज्य के हमारे यहाँ केंद्र है ही नहीं, समझ गए? तो स्टेट है, स्टेट पूरे स्टेट को मिलाकर एक स्ट्रॉन्ग सेंटर बनता है। तो इसी स्टेट के अंदर ये केंद्र भी, सेंटर भी शामिल है, अलग से नहीं है यहाँ पर, समझ गए ना? तो आर्टिकल 12 भी डिफाइन करता है स्टेट को। स्टेट में क्या है? तो इस स्टेट में आपका क्या आ जाता है? तो इट इंक्लूड्स एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, सब स्टेट के अंदर है। आर्टिकल 12 में जाइए, वहाँ पर देखिए। साथ में लोकल अथॉरिटीज, एग्जाम्पल के तौर पे पंचायत, यह भी आपका स्टेट के अंदर आता है। एंड अदर अथॉरिटीज़, आपका IOCL हो गया, यह आपका स्टेट के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद सेंट्रीपेटल मैकेनिज्म, जो कि हमने कनाडा से लिया। क्या लिया? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स हेवली फेवर्स द सेंटर, रेजिडरी पावर्स रिटेन्ड बाय द सेंटर, पार्लियामेंट्स सोल पावर ओवर आइटम्स नॉट इन यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट। आप 7th शेड्यूल में जाएंगे, वहाँ दिया रहेगा स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट। लेकिन कुछ जो ऐसी बातें, फिर कंकरेंट लिस्ट, इन तीनों में शामिल नहीं है। ना ही यूनियन लिस्ट में है कोई मैटर, न स्टेट लिस्ट में कोई मैटर है, न ही कंकरेंट लिस्ट में मैटर है। तो वो कौन सा चौथा लिस्ट होता है? तो रेजिडरी लिस्ट होता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया? रेजिडरी पावर्स रिटेन्ड बाय द सेंटर, ये किसके पास है? सेंटर के पास रेजिडरी पावर है। यह भी हमने लिया, कनाडा से लिया, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली बाय द सेंटर, यह भी हमने कनाडा से लिया। जुडिशियल मैकेनिज्म, एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट क्या है? आर्टिकल 143, जाइए वहाँ पर पढ़िए। आर्टिकल 143 क्या कहता है? एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। किसको एडवाइस देना है? तो प्रेसिडेंट को देना है। प्रेसिडेंट में सीक सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन ऑन पब्लिक मैटर्स। ऐसा समझिए कि जो प्रेसिडेंट के लीगल एडवाइजर कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट है। ट्रेड ट्रीटीज एंड कॉपरेशन, ये हमने कहाँ से लिया? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया। इसमें बात होती है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात होती है। किसकी बात होती है? तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात होती है। इसके तहत क्या है? आर्टिकल 301 से लेकर आर्टिकल 307 तक प्रावधान दिए गए। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द टेरिटरी एंड बिटवीन स्टेट, आप व्यापार करने के लिए स्वतंत्र हैं। राज्य के अंदर, देश के अंदर, दो राज्यों के बीच में व्यापार हो सकता है, कोई रोक नहीं है। इंटरनेशनल सॉवरेनिटी की जो बात आती है, यह भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। इंटरनेशनल सॉवरेनिटी, इसमें पावर ऑफ द नेशनल लेजिस्लेचर टू मेक लॉज फॉर द इम्प्लीमेंटिंग ट्रीटीज इवन सुपरसेंडी नॉर्मल फेडरल जुडिक्शन। इसमें देखिए क्या है, अलग अलग देशों के साथ हमारी जो ट्रीटी होती है, हमारी संधि होती है, यह इसको लेकर जो प्रावधान दिए गए हैं, यह क्या है हमारा? यह भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया से लिया। देन आफ्टर लेजिस्लेटिव कॉपरेशन, द कॉन्करेंट लिस्ट, जो कॉन्करेंट लिस्ट की बात आती है, यह हमने कहाँ से लिया? कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब उस मामले में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का प्रावधान दिया गया। शेयर्ड लॉ मेकिंग जुडिक्शन एंड प्रोविजंस फॉर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यह सारी चीज़ें हमने ऑस्ट्रेलिया से ली। थोड़ा सा फास्ट में लेके चल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को आपको कवर करना है, ठीक है ना। कोई डाउट होता है थोड़ा सा स्पीड आप स्लो कर सकते हैं। आइडियाज एंड ड्यूटीज, फ्रांस एंड USSR रशिया, यह हमने फ्रांस से क्या लिया? तो फ्रांस से लिया द आइडियोलॉजिकल स्पिरिट। इसमें क्या है? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। प्रियम्बल आइडियाज, प्रियम्बल में जो हमने प्रावधान लिया लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, यह हमने कहाँ से लिया? तो फ्रांस से लिया, ठीक है। देन आफ्टर USSR जो वर्तमान में रशिया है, वहाँ से हमने क्या लिया? तो ड्यूटीज़ एंड इक्विटी। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स आर्टिकल 51A, यह हमने कहाँ से लिया? तो यह हमने लिया हमारे रशिया से लिया, ठीक है। प्रियम्बल आइडियल्स, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, यह भी हमने रशिया से लिया। देन आफ्टर स्ट्रक्चर, अ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड प्लानिंग कमीशन टू ओवरसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यह भी हमने कहाँ से लिया था? तो हमने रशिया से लिया था। अब बात करें स्टेट मैकेनिक्स की, तो ये हमने साउथ अफ्रीका, जर्मनी एंड जापान से लिया। साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया?
तो प्रोसीजर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो संविधान अमेंडमेंट होता है, संशोधन होता है आर्टिकल 368 के तहत, वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया। इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, यह भी हमने साउथ अफ्रीका से लिया। जर्मनी से हमने क्या लिया, तो जर्मनी से हमने इमरजेंसी लिया। इमरजेंसी पावर्स इंजॉयड बाय द यूनियन, एक्सप्लिसिट सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन होता है ड्यूरिंग इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, लेकिन आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये आपका सस्पेंड नहीं होता, ये दो फंडामेंटल राइट आपके सस्पेंड नहीं होते हैं। देन आफ्टर जापान से हमने क्या लिया, तो द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ, ये हमने कहाँ से लिया, तो जापान से लिया। अब वन बाई वन फिर हम लोग सारे सोर्सेज को एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सी बातों को हमने कहाँ से लिया और उसका थीम क्या था, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर क्या था और सोर्स कंट्री क्या था। तो अगर मैं बात करूँ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर थीम की, तो ये हमने जो इसमें प्रावधान पहले फीचर है वो हमने कहाँ कहाँ से लिया, इससे पहले देखते हैं। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम, सिंगल सिटीजनशिप, स्पीकर रोल, ये हमने कहाँ से लिया, तो ये हमने लिया यूके से लिया। कहाँ से लिया, तो यह हमने यूके से लिया। देन आफ्टर इलेक्टोरल कॉलेज प्रेसिडेंट एज कमांडर, ठीक है, ये हमने यूएसए से लिया। फिर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन मेथड, राज्यसभा नॉमिनेशन, ये हमने आयरलैंड से लिया। देन आफ्टर ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। ये सारा आपको मिल जाएगा, इससे क्या हो ना, चीज़ें आपको रिकॉल होंगी। एक थीम से कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर और कहाँ से किस कंट्री से हमने लिया, वो सारी चीज़ें आपको एक विजुअलाइजेशन के लिए मैंने ये बनाया है। फेडरलिज्म एंड लॉ मेकिंग, तो फेडरल स्कीम बेस्ड ऑफिस ऑफ गवर्नर, ये हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया। स्ट्रॉन्ग सेंटर, ध्यान से देखिएगा, स्ट्रॉन्ग सेंटर, रेजिडरी पावर्स टू सेंटर, ये हमने कहाँ से लिया, तो कनाडा से लिया। देन आफ्टर आपका कॉन्करेंट लिस्ट की बात करें, ठीक है, तो कॉन्करेंट लिस्ट आपका कहाँ से आ गया, तो ऑस्ट्रेलिया से आ गया। कहाँ से आ गया, ऑस्ट्रेलिया से आ गया। अमेंडमेंट की बात करें जो आपका आर्टिकल 368 में है, राज्यसभा इलेक्शन है, ये हमने कहाँ से लिया, तो साउथ अफ्रीका से लिया। अब राइट्स ड्यूटीज एंड आइडियल्स, थीम क्या है आपका, राइट्स ड्यूटीज एंड आइडियल्स, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स। सबसे पहली बात करें फंडामेंटल राइट्स की, तो ये हमने कहाँ से लिया, तो यूएसए से लिया, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 32। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें तो आर्टिकल 51A और जस्टिस आइडियल, तो ये यूएसएसआर जो वर्तमान में आपका रशिया है, वहाँ से हमने इस चीज़ को लिया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमने कहाँ से लिया, तो आयरलैंड से लिया। कहाँ से, आयरलैंड से लिया। फ्रांस से हमने क्या लिया, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये बिल्कुल याद रहने वाला है आपको। स्टैचू ऑफ लिबर्टी याद आया ना, उसी से आप कनेक्ट कीजिए, तो यहाँ पर लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी फ्रांस से हमने लिया। जर्मनी से क्या लिया, तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, जर्मनी से हमने क्या लिया, तो ये कॉन्सेप्ट कि भाई जब आपका नेशनल इमरजेंसी लगेगा तो उस वक्त जो आपके मौलिक अधिकार हैं उसको सस्पेंड किया जाएगा। लेकिन दो ऐसे मौलिक अधिकार हैं, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, वो इमरजेंसी में भी सस्पेंड नहीं किए जा सकते। फिर जुडिशरी एंड लॉ का कॉन्सेप्ट, तो जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, रिमूवल ऑफ जजेस, ये हमने यूएसए से लिया। कहाँ से लिया, तो यूएसए से लिया। और प्रेरोगेटिव रिट्स, रूल ऑफ लॉ, आर्टिकल 14, ये हमने यूके से लिया। जो रिट्स की बात आती है ना, वो सब कुछ हमने कहाँ से लिया, तो यूके से लिया। एडवाइजरी जुडिक्शन, आर्टिकल 143, ये हमने कनाडा से लिया, एडवाइजरी जुडिक्शन। फिर प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये हमने कहाँ से लिया, तो जापान से लिया। अब द फाइनल एडिफिस ऑफ सॉवरेन सिंथेसिस, तो देखिए इसके तहत अगर मैं बात करूँ आपको, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इज अ लैंडमार्क इंडियन जुडिशियल प्रिंसिपल एस्टेब्लिश इन 1973 केशवानंद भारती केस, होल्डिंग दैट पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर फाउंडेशनल फीचर्स। जो हमारा फाउंडेशनल फीचर है उसमें पार्लियामेंट के द्वारा, देश की संसद के द्वारा उसमें बदलाव संशोधन नहीं किया जा सकता है। वाइल पार्लियामेंट हैज़ ब्रॉड अमेंडिंग पावर, पार्लियामेंट के पास ब्रॉड अमेंडिंग पावर है, फिर भी आर्टिकल 368 के तहत जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, जो फाउंडेशनल जो हमारा स्ट्रक्चर है, उस मकान की नींव के साथ छेड़छाड़ आप कैसे कर दीजिएगा। तो संविधान का भी जो नींव है उसके साथ छेड़छाड़ कीजिएगा तो पूरा संविधान आपका ध्वस्त हो जाएगा। तो इसलिए इसके साथ कोई बदलाव नहीं किया सकता। लाइक सुप्रीमेसी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, उसके बाद जुडिशियल रिव्यू और सेकुलरिज्म, इसके साथ आप किसी प्रकार का छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते हैं। फाउंडेशनल मैकेनिक्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड सिस्टमेटिक फीचर्स वर सोर्स ग्लोबली, देयर इंटीग्रेशन इज यूनिक्वली इंडियन। द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मेटिकुलसली क्या इंजीनियर्ड ब्लूप्रिंट, ऑर्गेनाइज्ड ब्लूप्रिंट है आपका, है ना। तो ये जो आपका फाउंडिंग स्टोन है, इस पर आपका पूरा संविधान आधारित है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और बाकी जितने भी अलग अलग सोर्सेज हैं, अलग अलग देशों के जितने भी संविधान में जो ऐसे प्रावधान हमें लगा कि उन्हें भी हमें हमारे संविधान में शामिल करना चाहिए, उन्हें हमने हमारे संविधान में शामिल किया।
तो आज का सेशन यहीं पे मैं कंक्लूड करता हूँ। आज के सेशन को लेकर या किसी अन्य टॉपिक पर आपका कोई सवाल हो जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है, तो आप मुझसे बेशक सवाल पूछिए। किसी प्रकार के संकोच की आवश्यकता नहीं है। मुझे अच्छा लगता है जब आप मुझसे सवाल पूछते हैं। सवाल पूछने का तरीका क्या है, आप ये सेशन अपलोड होगा तो कमेंट सेक्शन में यूट्यूब चैनल लॉकुल, वहाँ पर जाइएगा, वहाँ ये सेशन आपका अपलोड हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ आप मुझसे डायरेक्टली भी कनेक्ट होकर सवाल पूछ सकते हैं। तरीका क्या होगा, आप लॉकुल का अपना डेडिकेटेड व्हाट्सअप चैनल है, वहाँ पर आप जाइएगा, वहाँ पर आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार।